ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE एंड ये अक्टूबर 2024 में 60,000 के ऊपर रिलीज हुआ था। लेकिन अभी के टाइम पे बात करी जाए तो ये फ्लिपकार्ट के ऊपर 35,000 की प्राइस के या फिर उसके नीचे की प्राइस पे भी जनरली देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट ईयर तो इस फोन को कोई भी नहीं पूछ रहा था, लेकिन अभी 2025 में ये फोन बहुत सारे लोगों का फेवरेट फोन हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक फैन एडिशन का फोन है एंड फैन एडिशन के फोन बहुत ज्यादा अच्छे लोगों को लगते हैं क्योंकि उनके स्पेक्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं एंड सैमसंग का ब्रांड वैल्यू तो साथ में देखने को मिलता ही है और एस सीरीज का साथ में देखने को मिलता है, तो इस वजह से और ज्यादा फेवरेट फोन लोगों का हो जाता है। एंड जैसे कि ये गैलेक्सी S24 FE बहुत सारे लोगों का फेवरेट बन रखा है, लेकिन फिर भी इस फोन के अंदर सैमसंग ने 2-3 कमी ऐसी छोड़ दी है जो कि किसी भी फोन के अंदर जनरली हमें अभी नहीं देखने को मिलती। एंड इसके अंदर भी अगर वो नहीं होती तो शायद और ज्यादा बेटर फोन में इसको बोल सकता था। तो सबसे पहले फोन के बिल्ड एंड डिजाइन की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर साइड फ्रेम की बात करी जाए तो फोन का साइड फ्रेम कम्प्लीटली मेटल देखने को मिलता है एंड पीछे जो कैमरा की रिंग्स दी गई हैं ये भी हमें मेटल की देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे को लगता है कि अच्छी बात है एंड इस चीज में कोई भी कमी सैमसंग ने बिल्कुल भी नहीं करी है। साथ में अगर बटन्स की बात करी जाए तो ये भी कम्प्लीटली मेटल के देखने को मिलते हैं एंड टैक्टाइल फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं एंड अच्छी खासी बटन्स की आवाज आती है एंड ऐसा कहीं से भी फील नहीं होता कि बिल्ड और डिजाइन में फोन को बिल्कुल भी चीप रखा गया है या फिर किसी भी चीज में कॉस्ट कटिंग करी गई है। अब कुछ और भी अच्छे फीचर्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर प्रोडक्शन की बात करते हैं। वैसे तो इस फोन के अंदर अगर वाटर से प्रोडक्शन की बात करी जाए तो IP68 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली वाटर से बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है, डस्ट से भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन अच्छी देखने को मिल जाती है। बाद में अगर बात करूं साथ में आगे और पीछे ग्लास कौन से देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस देखने को मिलती है एंड साथ में पीछे की तरफ भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे ये फोन के फूटने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है। एंड ड्यूरेबिलिटी में जैसे कि बोला जाता है कि सैमसंग के फोन में कोई कमी नहीं होती, तो वो कमी इसमें भी नहीं करी गई है। अब डिजाइन की बात हो ही गई है तो फोन के डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं। तो फोन के अंदर हमें जैसे कि देख के ही पता चलता है 6.67 इंचेस की 120 हर्ट्ज का फ्लैट एमोलेड पैनल देखने को मिलता है और ये 2x एमोलेड बोलते हैं, जो कि शायद इनका प्रोप्राइटरी टर्म है जो कि डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं एंड इसकी वजह से डिस्प्ले की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी हो जाती है एंड सैमसंग अपने डिस्प्ले खुद ही बनाता है तो इनकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छे से करता है। अब आगे सर्टिफिकेशन की बात करूं तो यूट्यूब के अंदर हमें HDR का प्लेबैक देखने को मिल जाता है एंड नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे जितनी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं उनके अंदर भी हमें HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर मीडिया कंजप्शन की बात करूं तो डिस्प्ले के कलर्स हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिल जाते हैं, क्लोज टू नेचुरल देखने को मिलते हैं। विविड ऑन करने के बाद भी बहुत ज्यादा बूस्टेड कलर्स नहीं देखने को मिलते, जो कि मेरे को लगता है कि सैमसंग की खुद की ट्यूनिंग है एंड डेफिनेटली उनके हिसाब से उनको ये चीज अच्छी लगती होगी एंड सैमसंग यूजर्स को भी ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। एंड अब मीडिया कंजप्शन की बात हो ही रही है तो स्पीकर्स की बात कर लेते हैं कि आखिर फोन के अंदर स्पीकर्स कैसे देखने को मिलते हैं, अच्छे देखने को मिलते हैं या फिर बेकार ही देखने को मिलते हैं। अब देखो स्पीकर्स का जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मेरे को तो स्पीकर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे, बहुत ज्यादा रिचनेस देखने को मिल जाती है, लाउड बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है जैसे कि आपने मोटोरोला के फोन्स में देखे होंगे, लेकिन हाँ बेस अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, ट्रैवल को अच्छा मेंटेन करके रखते हैं एंड मिड्स और हाइस को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो अब जैसे कि मैंने S24 FE के स्पीकर क्वालिटी अच्छी बोली थी, तो उसकी स्पीकर क्वालिटी का एक आइडिया दे देता हूँ कि आखिर कैसे हमें स्पीकर देखने को मिलते हैं। फुल आवाज है वैसा। फोन की अगर UI और OS एक्सपीरियंस की बात करूं तो डेफिनेटली One UI को वन ऑफ द टॉप UI माना जाता है एंड्रॉइड के अंदर, क्योंकि ये चीज सच में है। One UI को मैं भी वन ऑफ द बेस्ट UI मानता हूं एंड अगर ये मेरे फोन में होती तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आता, क्योंकि जितने भी दूसरे ब्रांड्स हैं वो भी One UI को ही कॉपी करना चाहते हैं। जनरली वो iOS को कॉपी करते हैं, लेकिन एक्चुअली में One UI से बेटर मेरे को नहीं लगता iOS भी है। और अगर अपडेट्स की बात करी जाए तो इस फोन में अभी 6 साल के अपडेट्स बचे हुए हैं, क्योंकि 1 साल इस फोन को आए होने वाला है एंड उसके बाद भी अराउंड 6 साल के अपडेट्स बचे। इसका मतलब यह है कि अपडेट से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इस फोन को आप यूज भी लेते हो या फिर सेकेंड हैंड लेते हो तो भी आपको अपडेट से रिलेटेड तो सोचने की जरूरत है ही नहीं 2031 तक। तो आज से 2 साल बाद भी लेते हो तो फिर भी अपडेट से रिलेटेड तो सोचने वाली बात बिल्कुल भी दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। अब गैलेक्सी S24 FE के परफॉर्मेंस की बात करूं तो हमें यहाँ पे एक्जिनोस का 2400E देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग का बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। एंड लास्ट ईयर जो गैलेक्सी S24 आया था उसके अंदर हमें एक्जिनोस 2400 देखने को मिला था एंड उसके प्रोसेसर में और इसके प्रोसेसर में सिर्फ 0.1 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का फर्क है,
जिसकी वजह से ये फोन थोड़ा सा अंडरक्लॉक्ड है गैलेक्सी S24 से। एंड दोनों ही प्रोसेसर के साथ जो जीपीयू देखने को मिलता है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। एंड इसी वजह से इस फोन के अंदर अगर कोई बीजीएमआई खेलने का शौक रखता है और बीजीएमआई खेलना पसंद करता है तो इसके अंदर हमें 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है नेटिवली। एंड हीटिंग की बात करूँ तो डेफिनेटली ये फोन थोड़ा बहुत हीट होना शुरू होता है जब गेमिंग के टाइम पे बात होती है। एंड अभी जैसे गर्मियां चल रही है इसी टाइम में मैंने इसको टेस्ट किया है तो डेफिनेटली हीटिंग मेरे को फील हुई। एंड हो सकता है कि दूसरे फोन जो होते हैं जैसे iQOO Neo 10 है उसमें शायद हीटिंग इससे बेटर मैनेज हो जाती होगी। अब गैलेक्सी S24 FE की बैटरी और चार्जिंग की बात करूं तो चार्जिंग का तो पता ही है कि बॉक्स के अंदर हमें कोई भी चार्जर नहीं देखने को मिलता। एंड अगर नेटिव चार्जिंग की बात करें जो मैक्स टू मैक्स जे फोन सपोर्ट करता है वो है 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग। एंड अगर वायरलेस चार्जिंग की बात करूं जो लोग पसंद करते हैं वायरलेस चार्ज फोन को करना जैसे गाड़ी में रख के चार्ज कर दे या फिर प्रॉपरली वायरलेस चार्जर है उनके पास तो ये फोन 15 वॉट से ऊपर की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। एंड 15 वॉट से ऊपर डेफिनेटली चार्ज नहीं हो सकता। और बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो S24 FE के अंदर हमें सैमसंग ने दी है 4700 mAh की बैटरी, जिसकी अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो डेफिनेटली ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करी गई है। एंड स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं नॉर्मल यूजर्स के ऊपर जो कि नॉर्मली लोग यूज करते हैं थोड़ा बहुत गेम खेल लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, व्हाट्सअप चला लिया, थोड़ा बहुत कैमरा चला लिया तो उसके बाद अराउंड 5-5.5 घंटे ये फोन चल जाता है। एंड अगर पूरे दिन की बात करूं तो एक दिन के आसपास ये बैटरी डेफिनेटली लास्ट कर जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो आप कभी बाहर घूमने गए तो डेफिनेटली इस फोन की बैटरी आपको कम फील हो सकती है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपका काम बाहर का रहता है कि हाई ब्राइटनेस आपको यूज करनी पड़ती हो, 24 घंटे हाई ब्राइटनेस में फोन रखते हो तो डेफिनेटली इस फोन की बैटरी आपको कम लग सकती है। एंड फिर ये अराउंड 4 घंटे के आसपास ही बैकअप दे पाएगा। अब इस फोन के कैमरा की बात करूं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गैलेक्सी S24 FE को प्राइमरी रिकमेंडेशन रखते हैं तो डेफिनेटली हमें कैमरा इस फोन का अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन हार्डवेयर वाइज अगर कैमरे की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का GN3 सेंसर देखने को मिलता है प्राइमरी सेंसर के अंदर। एंड अगर अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो वहां पे हमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है जो कि एक सैमसंग का ही सेंसर यूज करा गया है। एंड साथ में अगर टेलीफोटो में बात करूं तो यहाँ पे हमें 8 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का सेंसर यूज करा गया है। और अगर फ्रंट में बात करूं तो यहाँ भी हमें फिर से सैमसंग का ही सेंसर देखने को मिलता है। तो इससे आपको आइडिया लगी क्या होगा कि कैमरा सेटअप में जितने भी सेंसर यूज करे गए हैं वो हार्डवेयर वाइज सैमसंग के खुद के हैं। एंड उसी से उन्होंने अपनी प्रोसेसिंग को बहुत ज्यादा बेटर कर लिया है। एंड मुझे नहीं लगता कि इस फोन के कैमरे में मैं कोई भी कमी कहूंगा। कुछ अगर सैंपल्स की बात करूं तो कुछ सैंपल्स ऐसे देखने को मिलते हैं एंड डेफिनेटली सैंपल्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। अब वैसे तो इस वीडियो में मैं कैमरा के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा तो इसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैं कुछ ही दिन के अंदर रिलीज करने वाला हूँ। एंड अगर वो वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली बार जब मैं इसका प्रॉपर डेडिकेटेड कैमरा टेस्ट डालूं तब आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो फ्रंट और बैक दोनों से ही 4K 60 FPS तक का इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो और बैक से तो 8K 30 FPS तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इससे एक आइडिया बताऊं तो प्रोसेसर का डेफिनेटली थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि जब प्रोसेसर 8K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है एंड उसके प्लेबैक को भी सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली प्रोसेसर में कुछ तो जान है ही। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा लास्ट पार्ट की जो कि होता है कंक्लूजन, जिसमें मैं बताता हूँ कि फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अगर गैलेक्सी S24 FE की बात करूँ तो 35,000 के नीचे डेफिनेटली ये फोन रिकमेंडेड है क्योंकि ये फोन से बेटर मेरे को नहीं लगता कोई और फोन हो सकता है। कैमरे के अंदर ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। प्रोसेसर इस फोन का अच्छा देखने को मिलता था, परफॉर्मेंस रिलेटेड पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ हीटिंग थोड़ी सी जरूर होती है, ये जरूर मैं कोट करना चाहूंगा। डिस्प्ले की बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले जो कि इस प्राइस के अंदर हो सकती है वो हमें गैलेक्सी S24 FE के साथ देखने को मिलती है। एंड स्पीकर्स भी फोन के हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड साथ में बिल्ड और डिजाइन की जैसे कि मैंने बताया कि मेटल के देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली ये चीज अच्छी देखने को मिलती है। कुछ डाउन साइड्स की बात करी जाए तो हीट होता है। दूसरी बात करूं तो चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलता जो कि हमें चाइनीज ब्रांड्स के साथ देखने को मिल जाता है। तो यही कुछ चीजें हैं जो कि सैमसंग कभी कभी कटौती कर देता है।